Okay, good evening, guys. Today we'll be covering few portions of Indian geography from class 10th NCERT. And the name of the NCERT book is Contemporary India. तो अगर आप लोग के पास हो तो आप लोग अपने एंड पे भी ओपन कर लो. I'll share the screen. तो यहाँ से सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो फैक्ट्स हैं कुछ जो पता होने चाहिए इंडियन ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में वो देख लेंगे सबसे पहले. तो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द मेजर पार्ट. तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं. आई थिंक आई एम ऑडिबल ना. ओके. तो रिसोर्सेज किस में डिवाइडेड है? दो तरीके में. एक तो होता है नेचुरल और एक होता है ह्यूमन. नेचुरल में भी रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं. तो रिन्यूएबल कौन से हो गए आपके? जो कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहते हैं, कोई कमी नहीं है, खत्म नहीं होंगे. विंड है, वाटर है. एंड फिर दूसरे होते हैं बायोलॉजिकल. तो बायोलॉजिकल में भी आपका दो आ जाएगा, एक आपके फॉरेस्ट आ जाएंगे और एक वाइल्ड लाइफ है. अब देख लेते हैं इसमें नॉन रिन्यूएबल में दो डिविजन्स हैं. एक आपका रिसाइक्लेबल मेटल्स होते हैं और नॉन रिसाइकेबल जो एक बार आपने यूज किया है वो खत्म हो जाएंगे, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स. ह्यूमन का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी. तो अगर हम ओरिजिन पे देखें तो बायोटिक जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगर एग्जॉस्टिबिलिटी की खत्म होंगे या नहीं, रिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. और ओनरशिप में इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. तो ये तो अंडरस्टूड है. फिर आगे चलते हैं. यहाँ पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये तो सबको पता ही है. रियो दी जेनेरो में अर्थ समिट हुई थी 1992, ब्राजील में है. तो सबसे पहली फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी. इसी में हमने वो किया था, एंडोर्स किया था एजेंडा 21. तो इसका मतलब क्या होता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव करेंगे 21st सेंचुरी. तो 21 आपका रिप्रेजेंट करता है 21st सेंचुरी को. तो ये आपका डिक्लेरेशन हुआ था जो साइन किया गया था 1992 में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, UNCED. अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें सिर्फ आपका एनवायरमेंटल डैमेज नहीं आता, इसमें ये फैक्ट देख लेना, पॉवर्टी भी आती है, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स आएंगी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. बाकी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, हर जो लोकल गवर्नमेंट है उनको अपना खुद का लोकल एजेंडा बनाना होगा 21. फिर इधर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि कुछ स्टेट जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये काफी रिच है मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स में. और जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है. राजस्थान काफी फेमस है सोलर एंड विंड एनर्जी के लिए, बट यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की कमी है. लद्दाख आपका कल्चरल हेरिटेज के लिए काफी फेमस है, बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इसी वजह से हमारा रीजनल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, इक्विलिब्रियम या बैलेंस नहीं हो पा रहा है. अब यहाँ पे एक देख लो, ये भी बॉडी है, क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. ये फैक्ट है, फर्स्ट टाइम हुआ था. तो सिस्टमैटिक वे में इन्होंने कब किया था ये पता होना चाहिए, 1968. उसके बाद जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जो रिपोर्ट है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कंजर्वेशन से रिलेटेड, ये आपका ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट पता होना चाहिए, 1987. इसी रिपोर्ट में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो इसमें ही आया था रिपोर्ट में ही. बाकी जो बुक का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर, ये पता होना चाहिए. इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ये देख लीजिए थोड़ा सा डिवीजन कैसे है. जो 43% ऑफ द लैंड एरिया है वो प्लेन है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहता है. फिर माउंटेन्स का थोड़ा देख लो, 30% है. एंड जो 27% है प्लेट्यू. तो एक बार यहाँ पे देख लो, माउंटेन्स वाला ये डार्क वाला 30% है, 27% प्लेट्यू का है, एंड प्लेन्स का 43%. तो देखना 43% काफी ज्यादा पोर्शन है. तो ये यहाँ पे हो गया. अब नेट सोन एरिया का मीनिंग पता होना चाहिए. जो एरिया है आपका मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर, वो प्लस अगर आप नेट सोन एरिया उसको अगर दोनों को जोड़ देते हो तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आ जाता है. तो ये मीनिंग पता होना चाहिए. अब लैंड यूज पैटर्न देख लेते हैं. जो हमारा एरिया है इसका कोई अप्रोक्सीमेटली पता होना चाहिए, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है. इसमें एक और फैक्ट देख लो, इट इज द पैटर्न जो है हमारा नेट सोन एरिया का, वो हर स्टेट से बदलता जाता है. तो कहाँ बहुत ज्यादा है, तो 80%, करीब करीब 80% ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार. तो अगर आप नेट सोन देखो तो कुछ स्टेट में
80% के ऊपर है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये 10% से भी कम है। तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे 10% से भी कम है, तो ये स्टेट्स देख लो, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ये जो फॉरेस्ट एरिया है कंट्री का, ये लोअर है। हमारा जो एम है, हमारा एम कितना है? 33%। वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952, तो इसमें ये चीज दी गई हुई है, तो ये पता होना चाहिए फैक्ट 33%। उसके बाद एक यहाँ देख लो, वेस्टलैंड में क्या क्या आता है? रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरिया, और जो ऐसा लैंड है नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज। इसके बाद एक और फैक्ट है, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। तो ये कोट कर सकते हैं आप आंसर्स में। एट प्रेजेंट यहाँ पे देख लेते हैं, अराउंड 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। तो ये भी देख लेना, 130 मिलियन है रफ। अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। तो 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड है, 56% आपका वाटर की वजह से इरोडेड जो एरिया है वो है, एंड द रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सलाइन एंड अल्कनाइल डिपॉजिट्स। तो एनसीईआरटी के जो मैप्स हैं, ये परसेंटेजेस काफी इंपॉर्टेंट जाते हैं, तो इसलिए देख लेना, रफ आइडिया ले लो। वेस्टलैंड में 56% जो है आपका पानी से इरोडेड है, सबसे ज्यादा, तो ये जरूर याद कर लेना। बाकी उसके बाद फॉरेस्ट वाला आता है, ये तो थोड़े कम कम है, बट ये दो जरूर पता होने चाहिए। वाटर वाला 50 के ऊपर जा रहा है, ये आपका करीब करीब 30%। फिर यहाँ पे अब कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स देख लेते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है एलुवियल सॉइल। तो ये आपका स्प्रेड है, मतलब वाइडली सबसे ज्यादा है, नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये 3 जो हिमालयन रिवर सिस्टम है ऊपर की, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तो उनका जो डेल्टा एंड वो जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं, इसलिए इनका काफी वाइड स्प्रेड है। आपका एक्सटेंशन देखो तो राजस्थान, गुजरात में भी आपको थोड़ा सा एक कॉरिडोर मिलेगा इसका। बाकी यहाँ तो महानदी एंड गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी का जो डेल्टा है, ये भी बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, तो वहां पे भी आपको ये देखने को मिल जाएंगी। अब इनके अपर रीचेज में देख लेते हैं। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप, जहां पे वो एकदम से ब्रेक हो रही है, यहाँ पे थोड़ी कोरस होती है, और ये कॉमन है पिडमोंट प्लेन, जैसे कि द्वार, चो एंड तराई रीजन। तो हमने पढ़ा है, एक बार देख लो पिडमोंट जोन क्या होती है। ये आपकी डेवलप होती है एडजेसेंट टू दी हिमालयन फुटहिल्स। ये डिफाइन करता है आपका नॉर्दर्न लिमिट ऑफ द गंगा प्लेन्स। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, भाभर, ग्रेवल जो डिपॉजिट्स थे, और जो प्लेन एरिया है वो तराई है। तो अगर ये आपका पूरा माउंटेन है, तो ये वाला जो रीजन है, यहीं पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको भाभर मिलता है, यहाँ तराई मिलता है, तो ये आपका पिडमोंट प्लेट्यू है। उसके बाद ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ओल्ड वाले को बंगार बोलते हैं, न्यू वाले को खादर है। तो जो बंगार या बंगर सॉइल है, इसमें काफी आपको कंकर नोड्यूल्स हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। एंड इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन दी बंगर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सॉइल है ब्लैक सॉइल। तो ये आपकी ब्लैक कलर की होती है नाम से, इसीलिए इनको रेगुर सॉइल बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ये कॉटन के लिए काफी फेमस है, कॉटन से 2-3 बार यूपीएससी में पीवाईक्यू पूछे गए, इसलिए पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो सॉइल है, ये आपका डेक्कन ट्रैप है, जो बसाल्ट लावा या बसाल्टिक रीजन है। तो ये आपका स्प्रेड है ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, नॉर्थ वेस्ट वाले जो एरिया में है, एंड ये लावा का जो फ्लो होता है उसके बाद ये बनती है। तो यहाँ पे देख लो कहाँ कहाँ एरियाज जो है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा प्लेट्यू है, एमपी वाला रीजन एंड छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद ब्लैक सॉइल है, ये एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से होती हैं। तो इनको हम एक फीचर है काफी इंपॉर्टेंट, कि कैपेसिटी होती है इनको टू होल्ड मॉइस्चर, थोड़ा क्लेई गीली गीली टाइप की होती है, क्ले जैसे आपने देखा होगा। बाकी ये रिच होती है सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। तो ये जो सॉइल्स हैं, दे आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। तो ये तीनों काफी, ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश बहुत ज्यादा है, पुअर किसमें है? फॉस्फोरस में। ये इनकी टेंडेंसी होती है डीप क्रैक हो जाते हैं जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और ये स्टिकी होती हैं जब भी मतलब गीली होती हैं। तो एक बार ये देख लो।
सबसे ज्यादा आपका है ये अलुवियल सॉइल, ये जो लाइट ग्रीन पोर्शन है। तो यहाँ पे देखो एक जो कहते हैं नैरो कॉरिडोर है, तो ये है लाइट ग्रीन का एकदम कॉरिडोर जैसा आपको दिख रहा है। तो राजस्थान और इधर साइड गुजरात में भी इसका एक्सटेंट है। बाकी ये प्लेन्स वाला ये तो पूरा एरिया है ही। फॉरेस्ट वाला ऑब्वियसली माउंटेनियस रीजन पे होगा, तो ये ऊपर वाले रीजन में है। थोड़ा सा आपको यहाँ सिक्किम में भी और अरुणाचल के प्रदेश के ऊपर वाले इधर रीजन में है। रेड एंड येलो सॉइल अभी देखेंगे। अब ब्लैक सॉइल ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया है उसके नॉर्थ वेस्ट पे सबसे ज्यादा देखो ये पूरी ब्लैक सॉइल है। गुजरात में यहाँ पे कॉटन के लिए काफी फेमस रहता है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब रेड एंड येलो सॉइल देख लेते हैं। तो रेड जो कलर है ये आपका डेवलप होता है इग्नियस रॉक्स में। तो जहाँ पे एरियाज ऑफ लो रेनफॉल है ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपको आप ब्लैक सॉइल देखने को मिल रही है। उसी प्लेट्यू के अगर आप ईस्टर्न साइड पे जाओगे या थोड़े सदर्न पार्ट पे आओगे तो आपको रेड एंड येलो सॉइल दिखेगी। तो यहाँ पे मैप में देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे इसके और इसके साउथ वाले साइड पे रेड एंड येलो सॉइल, ये जो रेड कलर से रेड एंड येलो साइड, और इसके नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट पे कॉटन सॉइल। तो ये देख लेना डेक्कन प्लेट्यू का। अब ये जो सॉइल है ये आपके कहाँ कहाँ मिलती है ये देख लेते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड वेस्टर्न घाट्स का जो नीचे हिली एरिया वाला है पिडमॉन्ट जोन जो हमने पढ़ा था वहां पे ये देखने को मिलेंगी। फिर लेटराइट देख लेते हैं। तो लेटराइट डिराइव हुआ है वर्ड लेटर से। तो लेटर का मतलब क्या होता है? ब्रिक। तो ये आपका डेवलप होती है अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पे आपका वेट एंड ड्राई दोनों ही सीजन चलता है। तो ये मेनली आपका देख लेते हैं कहाँ है। एसिडिक होती हैं, पीएच स्केल इनका लेस देन 6 होता है, और ये जनरली डेफिशिएंट होती हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो देख लो सदर्न स्टेट्स पे कहाँ कहाँ है ये। वेस्टर्न घाट्स का जो रीजन है महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में एंड नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। तो देख लेते हैं मैप पे कहाँ कहाँ है लैटराइट सॉइल। तो ये है थोड़ा सा ये ऑरेंजिश वाला पीच कलर जिसको बोलेंगे। तो आपको नॉर्थ ईस्ट में ये पैच दिख रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा सा इधर साइड में उड़ीसा साइड में एंड इधर साइड वेस्टर्न घाट साइड में ये है लैटराइट सॉइल। ओके, इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न घाट रीजन हमने अभी देखा, महाराष्ट्र, थोड़ा सा उड़ीसा एंड कुछ पार्ट्स आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन और वेस्ट बंगाल में भी है। बाकी इसका एक फीचर है ह्यूमस में काफी रिच है बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरमेंट। तो यहाँ पे आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स कुछ हिली एरियाज जैसे कर्नाटका एंड तमिलनाडु ने इस सॉइल को यूज किया है। उससे वो टी एंड कॉफी, तो हमें पता है टी एंड कॉफी वेरी फेमस, कर्नाटका में कॉफी एंड असम के लिए या वेस्ट बंगाल फेमस फॉर टी। तो इन्होंने कुछ टेक्निक्स को यूज करके इरिगेशन एंड चीजों को यूज करके किया है। और काजू आपको केरला और ये सब वाले रीजन में काफी देखने को मिलता है काजू का कल्टीवेशन। तो ये याद रख लेना ये फैक्ट लेटराइट सॉइल का कैश्यू नट के लिए काफी अच्छा रहता है। अब एरिड सॉइल देख लेते हैं। ये आपकी रेड से ब्राउन कलर में होती हैं, ये आपकी सैंडी होती हैं टेक्सचर में, और नेचर इनका कैसा है? सलाइन है। तो कुछ कुछ एरियाज में तो सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा हाई है कि यहाँ से ये जब पानी का भाप उड़ जाता है तो आप कॉमन सॉल्ट मिल जाता है। फिर जो लोअर होराइजन है ऑफ द सॉइल, यहाँ पे आपको कंकर देखने को मिलेगा क्योंकि कैल्शियम कंटेंट नीचे जैसे आप जाते जाओगे तो वो इंक्रीज होता जाएगा। तो बाकी यहाँ पे कुछ इरिगेशन करके इन्होंने यूज किया है वेस्टर्न राजस्थान में, तो ये दिख रहा होगा। एक बार मैप पे भी देख लेते हैं एरिड सॉइल कहाँ कहाँ है। तो येलो शेड वाला जो है एरिड सॉइल, तो ये आपका देखो यहाँ पे राजस्थान में सबसे बड़ा पैच ये पूरा। फिर उसके बाद थोड़ा सा और कहीं है, मेनली आप देखो तो ये यहाँ वाला, इसे ये याद रख लेना सबसे ज्यादा राजस्थान में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉरेस्ट सॉइल, तो ये आपका नाम से ही पता चल रहा है कि हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में होंगे। और इसका टेक्सचर देख लेते हैं। ये लोमी है एंड सिल्टी है इन वैली साइड एंड थोड़ी कोरस ग्रेन्ड है अपर स्लोप से। तो हमने देखा था जहां भी अपर स्लोप से वो हो रही है वहां पे कोरस ही देखने को मिल रहा है। और जो कहाँ कहाँ जो स्नो कवर्ड एरियाज हैं ये एक्सपीरियंस करती है डेन्यूडेशन, और वहां पे ये एसिडिक होती है विथ लो ह्यूमस। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो बैक्टीरिया उतना डिग्रेडेशन नहीं कर पाते हैं,
इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ह्यूमस कम देखने को मिलेगा। फिर सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन में कुछ ज्यादा खास नहीं है। हाँ, फिर ये देख लीजिए यहाँ पे जो रनिंग वाटर है ये कट करता है क्लेई सॉइल को और डीप चैनल्स बनाता है, जिसको बोलते हैं गलीज। तो ये आपको गलीज पता होना चाहिए। और जो लैंड होती है फिर वहां कल्टीवेशन करना मुश्किल हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। अब जो चंबल नदी है ये काफी ये चीज करती है राजस्थान और उधर वाले एरिया में, उसको बोलते हैं रेवाइंस। फिर एक और फिनोमिना होता है शीट इरोजन वाला। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं इसको, समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर द लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। जब स्लोप पे आता है तो शीट की तरह होता है, तो जो टॉप, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो वॉश जाती है, तो ऐसा लगता है वो नीचे एकदम शीट गिर रही है, तो इसी को बोलते हैं शीट इरोजन। उसका कुछ यहाँ पे प्रैक्टिसेस हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक होता है प्लॉइंग की जाती है कंट्रोल लाइंस पे, ताकि जो फ्लो है वाटर थोड़ा धीरे धीरे गिरे तो उतना इरोजन ना हो। तो देख लेते हैं ये कैसा दिखता है कंट्रोल प्लॉइंग। तो ये आपको दिख रहा होगा ऐसे। तो यहाँ पे कंटोर बंडिंग बोलते हैं या कंटोर फार्मिंग बोलते हैं, ये फार्मिंग प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे आप स्लोप पे कैसे, हाइट पे आप कैसे करते हो, तो आपको देखिए ऐसे दिख रहे होंगे कंटोर्स अलग अलग। तो ये है कंटोर ड्राइंग। फिर दूसरा है कहीं कहीं स्टेप्स बना दिए जाते हैं या टेरेसेस बना दिए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको स्टेयर्स वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो है। फिर कहीं कहीं लार्ज फील्ड्स होती है, उनको आप स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रिप्स में तो स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन दी क्रॉप्स। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं कैसे है। हाँ, तो ये देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये मेथड ऑफ फार्मिंग है जहां पे आप कल्टीवेट करते हो फील्ड को इनटू लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स। यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, अलग अलग स्ट्रिप्स दिख रही होंगी। तो दिस इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और है टर्म शेल्टर बेल्ट्स। तो शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है कि ट्री मतलब पेड़ का पूरा एक बेल्ट बना देते हैं आप, इस तरह से जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ट्री का एक लाइन से, वहां पे बगल में भी खेती हो रही है, उसके एक लाइन से ट्रीज लगे हुए हैं, तो इसी को बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये चैप्टर में इतना ही था प्रीलिम्स ओरिएंटेड। नेक्स्ट चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे एक लेपचा ट्राइब के बारे में, ये आपका सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। तो इससे ये भी देखना ये कहाँ कहाँ है। और जो लेपचा फोक सॉन्ग है ये आपका वेस्ट बंगाल का है। उसके बाद यहाँ पे एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट था कि एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेड लिस्ट। तो कुछ एनिमल्स जो एनसीईआरटी में है उनका स्टेटस देख लेना या उनके बारे में थोड़ा ज्यादा रिसर्च कर लेना, जैसे चीता है, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन क्वेल है, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट है, एंड कुछ प्लांट्स हैं जैसे मधुका इंसिग्निस जो कि महुआ की एक वैरायटी है, और एक ग्रास है हबार्डिया, देख लेना स्पीशीज ऑफ ग्रास है। फिर आईयूसीएन जो लिस्ट है ये काफी वो कैटेगराइजेशन देती है। तो देख लें नॉर्मल स्पीशीज जो कि काफी है, कोई थ्रेट नहीं है, अच्छा खासा इनका है। और कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जैसे कि ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल वकाग, या संगाई डियर जिसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, मणिपुर में काफी फेमस है। अब वल्नरेबल स्पीशीज, तो जो जो नाम आ रहे हैं हमें ये पता होने चाहिए कि इनका क्या अभी स्टेटस है, मतलब करंट में क्या है। गंगा डॉल्फिन या एशियाटिक एलिफेंट। तो एक बार ऐसे देख लो, बाकी मैं एक बार अपडेट कर दूंगी इनके स्टेटस क्या है। फिर ब्राउन बेयर पता चाहिए, रेयर स्पीशीज में है वाइल्ड एशियाटिक बफलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। और कुछ एंडेमिक स्पीशीज होती हैं जो उसी ही जगह पे मिलती हैं, जैसे कि अंडमान, नाम में लिखा है अंडमान टील, निकोबार का पिजन, अंडमान का वाइल्ड पिग, एंड मिथुन है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। एक्सटिंक्ट में देख लेना एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक। फिर यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व, तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में है। और अब यहाँ पे 3 ऐसे टाइगर रिजर्व है जहाँ पे अब कोई टाइगर नहीं है। तो एक बक्सा है, एक पलामू है, और एक और है जैसे, तो वो देख लीजिएगा कौन सा है।
उसके बाद यहाँ पे है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इसमें काफी डंपा है जिसमें नहीं। यस, डंपा इज इन मिजोरम ना? यस। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देख लेते हैं, 1972 का था। इसमें वेरियस प्रोविजंस थे फॉर प्रोटेक्टिंग दी हैबिटेट। तो यहाँ पे ये क्या क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ऑल इंडिया लिस्ट बनाई गई थी ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। और यहाँ पे जो मेन इनका थ्रस्ट था कि वो प्रोटेक्ट करना था रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग, और ये सब लीगल प्रोटेक्शन देना। फिर सब सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो यहाँ पे फिर से कुछ एनिमल्स हैं, जैसे इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक। तो ब्लैक बक को ही चिंकारा बोलते हैं, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सबको पता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। एंड स्नो लेपर्ड। फिर प्रोजेक्ट टाइगर का ईयर पता होना चाहिए, 1973। अभी कितने टाइगर हैं, सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये बताएगा कितने टाइगर हैं हमारे पास इंडिया में, और सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में है। एंड अनदर क्वेश्चन वाज कितने टाइगर्स हैं, अभी रिपोर्ट आई थी तो 40,000 समथिंग। टोटल नहीं, 2900 समथिंग है ना, और पूरे 500 समथिंग तो एमपी में ही है, सबसे ज्यादा जो है 526। हाँ 2000 के आसपास। हाँ हाँ, 3000 बोलेंगे, देखना होगा तो, बट मेनली एमपी में जो है 526 है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट देख लेते हैं। तो एक होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, एक होते हैं आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और एक होते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि कौन कैसा है। तो यहाँ पे देख लेना रिजर्व का एक फैक्ट कि इसमें मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड ये रिजर्व फॉरेस्ट है। तो मोर देन हाफ से हमें लग सकता है कि क्या है, बट ये मोर देन हाफ है। प्रोटेक्टेड कितना है आपका, ऑलमोस्ट 1/3। तो ये थोड़ा सा फैक्ट देख लेना। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, जो कि 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया है। तो ये देख लेना एक बार। फिर बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड उड़ीसा एंड राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। उसके बाद सेक्रेड ग्रूव्स हैं, कुछ ट्राइब्स जो पेड़ों की पूजा करते हैं और बचाते हैं अपने फॉरेस्टेड एरियाज को। तो उसमें मुंडाज हैं एंड संथाल हैं ऑफ छोटा नागपुर रीजन। तो ये वर्शिप करते हैं आपका महुआ को, कुछ लोग इमली की पूजा करते हैं। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। फिर चिपको मूवमेंट पता होना चाहिए कहाँ का है, हिमालयाज पे, बीज बचाओ आंदोलन, टेहरी एंड नवदान्य। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स थे पुराने। तो इसमें मेनली यही था फैक्ट, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। आगे चलते हैं थर्ड चैप्टर पे। तो एक फैक्ट पता चाहिए, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, लेकिन पीने का पानी कम ही है योग्य। फिर यहाँ पे टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है वो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 20 से 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी फैक्ट पता होना चाहिए, 20 से 22 हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से है। फिर यहाँ पे इधर कुछ ज्यादा नहीं था। रिवर्स हमने काफी डिस्कस की थी जब हम ये वाली कर रहे थे। तो आज हम अकम्प्लिश पढ़ रहे थे ना, कौन सी रिवर थी, महानंदा रिवर। तो एक क्वेश्चन था विजन में, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका बिहार एंड वेस्ट बंगाल साइड फ्लो करती है। दोनों के बीच में ट्रांस बाउंड्री भी बनाई, ये दोनों स्टेट के बीच की बाउंड्री बना। हाँ, तो महानंदा, बिकॉज हम ये पढ़ते नहीं इसलिए मैं बता रही हूँ, बिकॉज आज हमने देखा था एंड ये हम लोग का मेरा गलत हो गया था आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, जैसे टंक या टैंक्स में जो स्टोर करते हैं पानी। तो रेन वाटर को क्या बोलते हैं, पालर पानी। तो ये टर्म भी पता होना चाहिए, जो लोकल में पालर पानी। अब कुछ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं वो देख लेंगे। एक बार देख लेना, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज। तो इसमें इतना ही था, इसमें बहुत ज्यादा फ्री वाला नहीं था। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 4। तो इंडिया में क्या है, हम लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट या इम्पोर्टेंट कंट्री है। 2/3 जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है।
अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग, मतलब जितना खा सके, जिससे पुराने टूल्स यूज करते हैं, फैमिली ही लेबर होती है, तो वो हो जाएगा। जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, तो इसको लोकल टर्म में क्या बोलते हैं, झूमिंग या झमिंग, जो भी बोलते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है काफी प्रिवलेंट, असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। फिर इसी चीज को मणिपुर में क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए, पैमलो। और दीपा बोलते हैं इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार। तो नाम अलग अलग है, तीनों नाम ये पता होना चाहिए। एक आपका ये वाला एंड दीपा। आगे चलते हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीज में अलग अलग नाम है, याद रह जाए तो ठीक है, वैसे इतना याद नहीं रहेगा तो जाने ही दो। बस ये देखना ये झूमिंग कहाँ पे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो ये पीवाईक्यू में पूछा भी है, तो इसलिए बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, तो ये सब तो डेफिनेशंस हैं। बाकी फैक्ट्स देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्रॉपिंग पैटर्न। तो 3 तरह के हमारे क्रॉपिंग सीजन है, सबको पता होगा, राबी, खरीफ एंड जायद। तो राबी जो क्रॉप्स हैं ये आपके विंटर, सर्दियों में उगाए जाते हैं, फ्रॉम अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। और फिर जब समर आता है तो वहां पे अप्रैल टू जून, वहां पे इनको हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि व्हीट है, बार्ले है, पी है, ग्राम, मस्टर्ड। तो ये आपके राबी हैं। तो ये थोड़े सर्दियों में उगाए जाते हैं, जब सर्दी हम लोग देखते हैं ना तो गेहूं उगा रहता है, तो इसको अच्छे से ये देख लो। सरसों आपने देखते हो कि सब ठंड का टाइम रहता है, तो पीली वाली सरसों। तो एरियाज देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड यूपी। तो ये वीट के लिए काफी अच्छे हैं और दूसरे राबी क्रॉप्स के लिए। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, जब बारिश शुरू होने लगती है, जून वाला रीजन, जून वाला जो मंथ है, तो वहां पे ये उगाए जाते हैं और इनको हार्वेस्टिंग की जाती है सितंबर एंड अक्टूबर में। तो इसमें अगर एग्जांपल्स देखने हो तो पैडी, धान, जिसको राइस बोल सकते हो, मेज, जौर, बाजरा, तूर, अरहर की दाल होती है, तुअर दाल जो बोलते हैं हम लोग, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो कोई किसी बस इसकी शायद से एक ट्रिक थी, मुझे याद नहीं आ रही है, बट इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं कुछ, देख लो, जहाँ चावल काफी उगता है, असम, बंगाल में तो सब खाते ही बहुत ज्यादा। फिर कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। उसके बाद एक यहाँ पे फैक्ट है कि जो पैडी के 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रो किए जाते हैं, तो कभी वो पूछ सकते हैं औस, अमान या बोरो ये सब क्या है, तो ये आपके क्रॉप्स हैं, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी। तो एक बार ये नाम देख लेना, AAB, औस, अमन एंड बोरो। तो हम शायद डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये क्या है, तो ये पैडी के ही क्रॉप्स हैं। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे जो तीसरा था जायद। तो कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो आपका इस सीजन में होते हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड क्यूकम्बर। तो ये आपको काफी शॉर्ट सीजन होता है ड्यूरिंग दी समर मंथ्स, तो ये भी पता होना चाहिए, ये समर मंथ्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कुछ मेजर क्रॉप्स हैं यहाँ पे, जैसे राइस। तो राइस के लिए क्या क्या है, ये आपका स्टेपल फूड क्रॉप है मेजोरिटी ऑफ पीपल के लिए। हमारी जो कंट्री है 2nd नंबर पे, और नंबर 1 पे है चाइना। और ये खरीफ क्रॉप है जिसको टेम्परेचर काफी चाहिए होता है, अबव 25 डिग्री सेल्सियस, तो एकदम गर्मी वाला थोड़ा, अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। तो रेनफॉल देख लो 100 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में काफी उगता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और कुछ कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे डेल्टास बनते हैं, वहां पे भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं व्हीट के ऊपर। तो व्हीट क्या है आपका, ये 2nd मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है। तो नॉर्थ में भी काफी गेहूं की रोटी एंड चावल खाया जाता है। तो ये रिक्वायर करता है आपका कूल ग्रोइंग सीजन। तो हमें पता है कि ऑब्वियसली ये तो सर्दी में उगाया ही जाता है, तो कूल ग्रोइंग सीजन है और ब्राइट सनशाइन चाहिए। फिर इसको 50 से 75, तो राइस का याद करना है 100 सेंटीमीटर, इसको देंगे थोड़ा कम, 50 से 75। तो जो थोड़ी बहुत भी इसको बारिश मिलती है जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं सर्दी के टाइम पे, हम देखते हैं जनवरी और उसके टाइम के 14 दिन के लिए, 14th के आसपास, तो उससे जो पानी आता है उससे इसका इरिगेशन हो जाता है मेनली। तो आपको ये गंगा सतलज प्लेन्स में देखने को मिलेंगी, एंड ब्लैक सॉइल का जो रीजन है डेक्कन में, वहां पे भी ये आपको मिलेगा व्हीट। फिर स्टेट्स में देखो तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। उसके बाद मिलेट्स देख लेते हैं, तो जैसे जौर, बाजरा, रागी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं
तो ये कोरस ग्रेन्स भी बोलते हैं इनको, तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी होती है। तो रागी आपका देख लो आयरन में काफी रिच है, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। जो जौर है ये आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तो पहला हमने देखा राइस, आपका था राइस, व्हीट, जौर, ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो गए। तो देख लो जौर कहाँ कहाँ उगाया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा एंड एमपी। फिर जो बाजरा है ये आपका सैंडी सॉइल भी बहुत ज्यादा उगता है एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो स्टेट्स देख लो, राजस्थान जहां थोड़ा पानी कम होगा वहां मिलेट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपको यहाँ देखिए राजस्थान दिखेगा। फिर यूपी, तो यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। फिर जो रागी है ये क्रॉप है आपका ड्राई सीजन का। जो ड्राई रीजन्स है तो ये आपका रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल भी बहुत अच्छा उगता है। तो स्टेट्स अगर देखनी हो तो देख लो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश है। मेज क्या है, ये आपका बोथ फूड की तरह भी यूज होता है एंड फॉडर, तो इसका जो हरी वाली पत्ती है वो चारा की तरह ही यूज होती है। तो ये खारिफ क्रॉप है, इसका जो टेम्परेचर है 21 से 27% है, और ये आपका ओल्ड अलूवियल सॉइल में, तो यूपी में ये काफी उगता है भुट्टा। तो इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी, तो ये काफी किया जाता है, या कहीं कहीं तो राबी सीजन में भी उगा दिया जाता है, तो कुछ मॉडर्न मेथड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन को यूज करके। तो स्टेट्स का देख लेना, यूपी और बिहार में तो बहुत ही ज्यादा है, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश में भी है। दाल, दाल तो सबसे इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी है पल्सेस का इन द वर्ल्ड। तो थोड़ी वैरायटीज है, जैसे तुअर दाल जिसको अरहर की दाल भी बोलते हैं, उड़द की दाल, मूंग दाल, मसूर की दाल और मटर। एंड यहाँ पे ग्राम। तो देख लेना, एक फैक्ट है कि पल्सेस हमें पता है लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं, इनके रूट नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, तो ये काफी अच्छा होता है सॉइल को वो करने में, न्यूट्रिएंट रिच बनाने में। तो एक एक्सेप्शन है कि ऑल द क्रॉप्स, लेकिन एक्सेप्ट अरहर, तो जो तूर दाल है उसका उतना मेजर रोल नहीं है, तो ये फैक्ट है, ये एक्सेप्शन है, तो देख लेना। ये बाकी सारी करती है, दे हेल्प इन रेस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, बट ये अरहर वाली में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फिर देखते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब शुगर केन का देख लो, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करता है, और टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 से 27, तो सबका वही है, ऑलमोस्ट 21 से 30 के बीच में वेरी कर रहा है। इसकी जो रेनफॉल है बिटवीन 75 से लेके 100 सेंटीमीटर है। तो सबसे ज्यादा जो शुगर के लिए फेमस है वो है ब्राजील, और फिर हम आते हैं उस पर। फिर ऑयल सीड देख लेते हैं, यूपी काफी फेमस है क्वेश्चन था शुगर। मेरा पल्सेस से रिलेटेड, जैसे था कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस, तो एक मेरा स्टेटमेंट है, उसे ट्रू फॉल्स बताइएगा। तो इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन पल्स प्रोडक्शन, ये ट्रू है फॉल्स है? आई थिंक ये फॉल्स है। राइट, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है पल्सेस। हाँ, उसका बिकॉज हम लोग कंज्यूम बहुत ज्यादा करते हैं इसीलिए। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑयल सीड्स पे चलते हैं। इन 2014 इंडिया वाज द सेकंड, ठीक है ये तो डेटा है, देख लेना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट काफी ज्यादा है, ये पता होना चाहिए। तो डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। तो कुछ मेजर जो ऑयल सीड्स हैं देख लो, ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सेसमे ऑयल है या तिल का तेल जिसको बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिंसेड एंड सनफ्लावर। तो ये आपके ऑयल सीड्स हो गए। तो ग्राउंड नट के बारे में दिया है स्पेसिफिकली, तो इज अ खारीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो ये भी फैक्ट है, देख लेना, हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स में आपका ग्राउंड नट है। अब गुजरात उसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो ये भी पता होना चाहिए। फिर जो लिंसेड एंड मस्टर्ड है ये आपके राबी क्रॉप्स हैं, एंड सेसमम है जो ये आपका खरीफ क्रॉप है, ये नॉर्थ में, इन नॉर्थ, और अगर साउथ में आप जाओगे तो इसको राबी क्रॉप वहां पे उसकी तरह उगाया जाता है। फिर टी पे आ जाते हैं, तो टी कल्टीवेशन एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में काफी होता है। एंड यहाँ पे जो बुशेस हैं इनको वार्म एंड मॉइस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट देखना है, थोड़ा गर्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होगा। तो कॉटन को भी आपको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, 200 कुछ फ्रॉस्ट, इसको भी फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए ऑल थ्रू आउट द ईयर। फिर जो फ्रीक्वेंट शावर्स हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो अच्छा रहता है इसके लिए।
यहाँ पे देखते हैं, तो कोई बता दो जरा टी के लिए सबसे ज्यादा कहाँ पे एरिया, कौन सा स्टेट है फेमस फॉर टी? असम रहेगा। हाँ, तो असम है, वेस्ट बंगाल है, ये सब में टी के लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं कॉफी। तो कॉफी देख लेना, इन 2014 का है, थोड़ा डेटा पुराना है, बट देख लो अप्रोक्सीमेटली 3.5% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन इंडिया ने किया था। तो इंडियन कॉफी की क्वालिटी गुड क्वालिटी है, और जो वैरायटी है वो अराबिका वैरायटी है, अरेबिका। तो ये आपका कहाँ से थी? इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन। तो ये हम लोग ज्यादा करते हैं, बाबा बुदान हिल्स कर्नाटका में है। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ यहीं पे कल्टीवेशन हुआ था, यहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ था। सो इवन टुडे भी इसका जो एग्जिस्टेंस है या नीलगिरी वाले एरिया में ही है, जो कि नीलगिरी हिल्स है, 3 स्टेट के कॉन्फ्रेंस में, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। एंड कर्नाटका इज द हाईएस्ट वो प्रोड्यूसर। तो इसके कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। तो ये स्पेसिफिकली यहाँ पे कंडीशंस नहीं दी हैं, आप देख लेना, इसका भी जैसे टी का ही है, ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस ही हैं। फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देख लेते हैं, तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था 2014 में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, आफ्टर चाइना। तो चाइना तो ऑलमोस्ट हर चीज में फर्स्ट पे ही हो गया है, लीड ही ले रहा है। तो देख लो यहाँ पे इंडिया ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स लिए काफी फेमस है। मैंगोज हैं महाराष्ट्र के, आंध्रा, तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आम काफी ज्यादा रहता है। बाकी बनाना देख लेना, बनाना ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची, गुआवा, उत्तर प्रदेश। फिर तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये काफी हमारी डिमांड है, तो इसमें तो आई थिंक कुछ बहुत ज्यादा मेजर फैक्ट नहीं है। और इंडिया प्रोड्यूस करता है 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। तो बस पता चाहिए कि 13 to 15% वेजिटेबल्स का है। तो पी, कॉलीफ्लावर, ये सब तो सब्जियां नॉर्मल। अब कुछ नॉन फूड क्रॉप्स देख लेते हैं, जैसे कि रबर। तो ये आपका इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशन। ये आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। तो इसको मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और रेनफॉल देख लो मोर देन 200 सेंटीमीटर, और जो टेम्परेचर है अबव 25 डिग्री सेल्सियस है। तो रबर काफी इंपॉर्टेंट है, मेनली केरला, वही सदर्न स्टेट्स में होता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और मेघालय की जो गारो हिल्स है वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो साउथ में थोड़ा सा ये देख लेना, मेघालय में भी है। फिर इन्होंने डेटा दिया है 12-13 में, इंडिया की जो रैंक थी वो 4th थी। ऑल राइट। फिर कुछ फाइबर क्रॉप्स देख लेते हैं, जैसे कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। ये आपके 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। फिर ये हमें पता होना चाहिए कि जब हम सिल्क वर्म को जो रेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। फिर कॉटन है, कॉटन ये जो है हम काफी फेमस है, सारा मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट बोलते हैं इंडिया को। तो कॉटन आपका सबसे वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और हम सेकेंड लार्जेस्ट थे आफ्टर चाइना। तो देखो कॉटन में भी चाइना सबसे ऊपर है। तो ये आपका कहाँ कहाँ मिलता है? ये आपका ग्रो होता है, ये ब्लैक कॉटन सॉइल जो एरिया है ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल एंड इरिगेशन चाहिए। एक देख लेना फैक्ट, 210, ये शायद से 2020 या 21 में क्वेश्चन भी था PYQ, कि 100-200 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, ब्राइट सनशाइन चाहिए होगी, और ये आपका खरीफ क्रॉप है, इसको 6 से 8 महीने लग जाते हैं मच्योर होने में। अब स्टेट्स देख लो, तो गुजरात वेरी फेमस है, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। जूट देख लो, वेस्ट बंगाल वेरी फेमस, इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। तो ये आपका वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में ग्रो करता है इन द फ्लड प्लेन्स। तो हाई टेम्परेचर चाहिए होगा आपको इसके लिए। तो वेस्ट बंगाल में भी है, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। तो ये सब देखिए आप कंटिग्यूअस जोन है पूरा, वही एक ही साथ एरिया है। तो ये आपके मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। फिर इसमें तो इतना ही मुझे इम्पोर्टेंट लगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पे एक बार ऐसे क्लासिफिकेशन देख लो, रफ क्लासिफिकेशन। मिनरल्स हैं, 2 में डिवीजन है। यहाँ पे मेटलिक में देखो फेरस है, जिसमें आयरन होता है, आयरन और मैंगनीज, निकल एंड कोबाल्ट। फिर नॉन फेरस है, जिससे कि कॉपर, लेड, टिन एंड बॉक्साइट। फिर कुछ प्रेशियस मेटल्स हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम।
फिर जो दूसरा आपका वो है डिवीजन नॉन मेटेलिक का है, उसे माइका आ जाएगा, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल एंड सैंडस्टोन। और एनर्जी मिनरल्स तो हमें पता ही है तीनों, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे कुछ ये देख लेना टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट लग रही हैं। तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स जो होते हैं क्रैक्स में होते हैं, क्रैक्स या फॉल्ट्स टाइप का होता है या कोई जॉइंट टाइप का। तो जो छोटे वाले अकरेंसेस हैं उनको वेन्स बोलते हैं, और जो बड़े वाले हैं उनको लोड्स बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वहां पे बेड या शीट या लेयर्स में पाए जाते हैं। तो हम जैसे डिपोजिशन या एक साथ अक्यूमुलेट होते होते पूरा ऐसे स्ट्रेटा या स्ट्रेटम जैसा फॉर्म हो जाता है। तो देखना कोल एंड सम फॉर्म ऑफ आयरन आपका ऐसे कॉन्सेंट्रेट हुए हैं काफी टाइम के बाद। फिर एक और ग्रुप इसमें बताया गया है जिसमें जिप्सम, पोटैश सॉल्ट, तो यहाँ पे अनदर ग्रुप है जिसमें आपका आ जाएगा जिप्सम एंड पोटैश सॉल्ट। फिर देख लेते हैं मोड ऑफ अकरेंस क्या है मिनरल्स का, कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं। इसके लिए सीधे यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला क्लासिफिकेशन देख लो। आयरन ओर है, इसमें स्टेट वाइज डेटा इन्होंने शो किया है, थोड़ा 2009-10 का है, तब भी आइडिया तो लग ही जाएगा। तो यहाँ पे झारखंड, ये झरिया और ये सब काफी फेमस है ना, तो कोल के लिए यहाँ पे झारखंड में देख लो आयरन ओर के लिए काफी फेमस 28%। फिर उसके बाद आपका ये उड़ीसा भी है। तो ये जो मेजर वाले वो देख लो, झारखंड एंड उड़ीसा। फिर यहाँ पे मैंगनीज का देख लो एक बार डेटा क्या है। तो मैंगनीज में सबसे ज्यादा आई गेस इस ना अदर्स हैं, एंड सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश 24%, कर्नाटका 22% एंड उड़ीसा, तो उड़ीसा 25%। तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो बस याद कर लेना ये तीनों स्टेट्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये सारे एक एक लोकेशन हमें देखनी होगी। कुछ आयरन ओर फील्ड्स, तो ये जो पैचेस हैं देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है एक पैच आयरन ओर की जो फील्ड्स है यहाँ है, साउथ में यहाँ पे कर्नाटका वाले रीजन में है। तो आप देखो आयरन हमें ऊपर कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये पूरा खाली है, कोई फील्ड ज्यादा मेजर फील्ड्स नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं नहीं है आयरन ओर की फील्ड्स। तो तीन ये पैच देख लो, चार जो पैच है, एक तो यहाँ वाला एरिया, फिर ये वाला जो एरिया है, और यहाँ गोवा महाराष्ट्र साइड में और कर्नाटका में। अब आयरन ओर माइंस देख लेते हैं, जो ट्राइंगल है रेड ट्राइंगल, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो एक केंदुझार है, केंदुझार इज वेरी फेमस, तो ये वाला देख लो। फिर मयूरभंज है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड एक और नाम है गुआ। अब सेंट्रल इंडिया में अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा नीचे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पे, तो यहाँ पे दुर्ग है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड बैलाडिला, तो बैलाडिला यहाँ पे भी एक्सप्लेन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो दुर्ग एंड बैलाडिला इसमें याद कर लेना। फिर अगर यहाँ पे आते हैं आप महाराष्ट्र में, तो रत्नागिरी है, तो ये आयरन ओर माइन है। एंड गोवा में ये गोवा इज ऑल्सो फेमस। फिर कर्नाटका में तो काफी है, ये आपको बेल्लारी, चित्रदुर्ग है, यहाँ पे कुद्रेमुख है, एंड यहाँ पे देख लो चिकमंगलुरु, और एक और नाम है तुर्माकुरु। तो कुरु उरु टाइप की चीजें ये देख लेना यहाँ पे, कर्नाटका में काफी फेमस। फिर आयरन ओर के जो एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं तो ऑब्वियसली उसी जगह पे होगा, तो यहाँ का आयरन, यहाँ मारमागांव पोर्ट है गोवा में, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ मैंगलोर है तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। बाकी विशाखापट्टनम, तो यहाँ का जो भी आयरन वाला होगा वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, विशाखापट्टनम से या पारादीप पोर्ट से। मैंगनीज का देख लेते हैं, मैंगनीज ये वाला जो शेप है, तो ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो एक बार देखो आप ऊपर रिसोर्सेज आपको नहीं ज्यादा दिखेंगे मिनरल्स, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है आपका इधर ही एरिया में है। तो मैंगनीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पे लग रहा है सुंदरगढ़, तो ये सुंदरगढ़ देख लेना। केंदुझार आई थिंक दोनों के लिए ही फेमस हो गया, आयरन के लिए भी एंड मैंगनीज के लिए भी। फिर यहाँ पे एक है बालघाट, ये वाला रीजन, एंड नागपुर है, और फिर भंडारा। तो ये सब आपका मैंगनीज के लिए। नीचे मैंगनीज से सिर्फ कर्नाटका में यहाँ पे एक ये काफी इंपॉर्टेंट है, शिवमोगा। तो कर्नाटका में देखो मेनली आपका आयरन एंड मैंगनीज है, कर्नाटका में ऑलमोस्ट एवरीथिंग है, एक दो चीजों को छोड़ के। अब बॉक्साइट देख लेते हैं, ये वाला शेप। तो बॉक्साइट का भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है, इधर सीधे यहीं पे देखो
कटनी है एमपी में, कटनी, अमरकंटक, तो ये तो हमें पता है इसके बॉर्डर पे पूरा, तो अमरकंटक, कटनी। एंड फिर यहाँ पे आप देखो बिलासपुर है, फिर यहाँ पे मैकाल, मैकाल रेंज में इधर होगा। नीचे अगर देखो तो यहाँ पे बॉक्साइट पे कर्नाटका में तो मुझे नहीं दिख रहा है कोई लोकेशन बॉक्साइट का, तो ये देख लेना बॉक्साइट का मेजर जो लोकेशन है यहाँ पे है, और एक कोरापुट है यहाँ पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1 2 3 4 5, तो ये पांचों याद कर लेना, कटनी, अमरकंटक, मैकाल, कोरापुट। एंड किसी पास कोई ट्रिक हो तो बता देना यार कैसे इसको याद करें, या कोई अंडरस्टैंडिंग वाला कुछ। जो बॉक्साइट है, बुक्स के लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है? ओडिशा ही है, राइट? हाँ, मुझे तो अब लग रहा है देख के कि ये वाला भी हो सकता है, वैसे बॉक्साइट का इधर भी है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। बट बॉक्साइट है, एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है? बॉक्साइट की है शायद, ये ओडिशा है, मतलब बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर। ओके, शायद ये कटनी जो क्यूज में भी था, वी डिस्कस, राइट? ये कटनी था। सो ये एमपी में की लोकेशन यू शुड नो। बाकी ये है तो ये बॉक्साइट का है, ठीक है? ओके, ठीक है। फिर माइका की लोकेशन देख लो, ये स्टार शेप्ड वाला, तो माइका आपका यहाँ पे निल्लोर, तो एक यहाँ पे दिख रहा है, और फिर थोड़ा सा आपका यहाँ पे भी है, तो अजमेर एंड बेवार। तो राजस्थान में माइका है, कॉपर है, खेतरी माइंस का, और ग्रेनाइट काफी फेमस है राजस्थान के लिए, तो ये पता होना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और है, यहाँ पे गया और एक हजारीबाग, ये आपका माइका के लिए हो गया। यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट ही पढ़ लेते हैं तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या है ये। तो जो मेजर आयरन बेल्ट्स हैं इंडिया की देख लो, तो एक है आपकी उड़ीसा झारखंड बेल्ट। तो उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर फाउंड होता है इन बंदम पहाड़ माइंस इन दी मयूरभंज एंड केंदुझार, जो अभी हमने देखा था। और इसका जो अडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वहां पे भी हेमेटाइट आयरन ओर मिलता है। तो देख लेना कहाँ पे, गुआ भी हमने देखा था, एंड नवा मंडी। फिर दुर्ग और बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट देख लेते हैं, तो ये आपका कहाँ कहाँ है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट मिल जाता है, कौन से रेंज में, बैलाडीला रेंज ऑफ हिल्स, तो छत्तीसगढ़ में बैलाडीला रेंज में मिल जाएगा। तो यहाँ पे 14 डिपॉजिट्स हैं, बस इतना पता होना चाहिए। विशाखापट्टनम पोर्ट से एक्सपोर्ट किए जाते हैं साउथ कोरिया एंड जापान। फिर बेल्लारी, चित्रदुर्ग एंड चिकमंगलुरु एंड तुमाकुरु बेल्ट, तो कर्नाटका में ये पूरी बेल्ट है। तो यहाँ पे भी आपको काफी लार्ज रिजर्व्स मिल जाएंगे आयरन ओर के। तो जो कुद्रेमुख माइंस है वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। तो कुद्रेमुख के जो डिपॉजिट्स हैं आर टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जाता है कुद्रेमुख। तो जो ओर है, ठीक है, ये आपका मैंगलुरु पोर्ट से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर एक और बेल्ट देख लो, महाराष्ट्र और गोवा वाली जो बेल्ट थी, तो ये आपका यहाँ पे गोवा आएगा एंड रत्नागिरी। तो दो द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी के यहाँ नहीं है, कर्नाटका के काफी अच्छे क्वालिटी के हैं, फिर भी यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता ही है, यूज करते ही है इसको। मैंगनीज देख लेते हैं, तो ये आपका यूज होता है स्टील एंड फेरो मैंगनीज अलॉय में। तो यहाँ पे देख लो 10 kg ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। तो 10 किलो से 1 टन स्टील बन जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में इसका यूसेज है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स में है। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, ये पता होना चाहिए, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज ओर्स, तो 1/3 था आपका ये टोटल प्रोडक्शन में। फिर नॉन फेरस में यहाँ पे देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्साइट। ओके, तो इंडिया का जो रिजर्व्स है इन प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, तो ये देख लेना नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, जो कि जैसे कॉपर है, बॉक्साइट है, लेड, जिंक, गोल्ड। तो देख लेना ये मेटलर्जी, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री में है। तो देखते हैं कॉपर एंड बॉक्साइट के बारे में। तो जो कॉपर है क्रिटिकली डेफिशिएंट है इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। तो ये मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है एंड अ गुड कंडक्टर होता है। तो मैलिएबल मतलब इसको शायद से पीट के वो शीट्स वाले में कर लेते हैं, डक्टाइल इज लाइक ब्रिटल, टूट जाएगा। नहीं नहीं, नो नो, मैलिएबल का मतलब होता है, मैलिएबल का मतलब होता है उसे शीट में कन्वर्ट कर देना। डक्टाइल का मतलब होता है कि वो वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, एंड इट्स अ गुड कंडक्टर, ठीक है। तो कॉपर इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, तो वही वो वायर वाला जो इसका है फीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। तो देख लो कहाँ पे है फिर, ये ज्यादा नहीं है बट बालघाट जो माइंस है इन एमपी,
एंड खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो ये कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये तीनों पता होना चाहिए। एमपी की बालघाट, राजस्थान की खेतरी एंड झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद बॉक्साइट। बॉक्साइट का क्या है, सेवरल ओर्स यहाँ पे कंटेन करते हैं एल्यूमिनियम। इट इज फ्रॉम बॉक्साइट, अ क्ले लाइक सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिना, और बाद में एल्यूमिनियम हो जाता है, वो मिलता है। तो ये आपका डिकम्पोजिशन होता है वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में रिच होते हैं। ठीक है, इसमें इंडिया का जो बॉक्साइट डिपॉजिट्स है मेनली आपका अमरकंटक प्लेट्यू में है, मैकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर एंड कटनी, वही एमपी वाला, तो वहां पे है ज्यादा। फिर जो है उड़ीसा इज द लार्जेस्ट। ठीक है, यू आर राइट, उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो ये फैक्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन इंडिया विद 34.97% ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन। तो देख लेना 34% फ्रॉम उड़ीसा। फिर उसके बाद क्या है, पंच पतमाली डिपॉजिट जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स हैं, तो देख लेना कोरापुट का, तो उड़ीसा का कोरापुट वेरी फेमस फॉर बॉक्साइट। अब माइका देख लेते हैं। माइका आपका मिनरल है मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, एंड ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये क्लियर हो सकती है, बहुत डिफरेंट कलर में हो सकता है। एंड इसकी प्रॉपर्टीज देख लो, एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज हैं। एंड ये रेजिस्टेंस है टू हाई वोल्टेज, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स हो गया। इसीलिए कहाँ कहाँ मिलता है देख लो, छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा, गया एंड हजारीबाग बेल्ट है जो झारखंड की, वहां पे लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, थोड़ा सा राजस्थान में भी हमने देखा था 2 जगह, तो अजमेर, और आंध्रा में अगर देखोगे तो नेल्लोर माइका बेल्ट है, तो ये भी है। फिर आगे चलते हैं, अब कोल की फील्ड्स पहले देख लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा जो पैचेस हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो पैच है, तो कहाँ कहाँ है कोल का, देखो ऊपर तो यहाँ पे कहीं नहीं आपको दिख रहा होगा कोल। तो कोल का देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, कर्नाटका में कोयला नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट देख लेना, कर्नाटका में बिल्कुल भी नहीं है कोल फील्ड्स, बाकी सब आपको देखने को मिलेगा बट कोल नहीं है। फिर यहाँ एक पैच है, ये देखो नीचे आपको थोड़ा सा तमिलनाडु में नेवेली, ये लिग्नाइट और इसके लिए जो फेमस है, तो नेवेली है थोड़ा सा। फिर इधर आपको दिखेगा झरिया, ये काफी फेमस है झारखंड में, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट, बोकारो, ये सब काफी फेमस है इस वाले में। और नॉर्थ ईस्ट में भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो क्या यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, और कर्नाटका में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज कर्नाटका में ऑलमोस्ट हर चीज हमें देखने को मिल जाती है। अब कोल माइंस है, तो ये डार्क ब्लैक वाले दिखते हैं ट्राइंगल, तो सबसे पहले है नेवेली तमिलनाडु में, फिर सिंगारेनी है, तो यहाँ पे सिंगारेनी वाला ये वाला लोकेशन आंध्रा में, फिर उड़ीसा में देख लो तलचर है, एंड फिर छत्तीसगढ़ में कोरबा और सिंगरौली। तो ये दोनों नाम में कंफ्यूज मत होना, सिंगारेनी नीचे है और सिंगरौली इज इन एमपी। फिर बोकारो, झरिया एंड रानीगंज, तो ये तीनों ये साथ में होना चाहिए, बोकारो, झरिया एंड रानीगंज। बाकी इधर कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ सीधे आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पे जंजी है, नजीरा है, जंजी है, नजीरा एंड नहर कटिया, तो ये देख लेना। एंड ऊपर आई डोंट नो ये कौन सा है, ये इनमें से कौन सा है, मुरान है या माकुम है, ठीक है अभी टेक्स्ट में देख लेंगे। ये मोगान है नीचे वाला, माकुम ऊपर वाला है। मोगान इज इन असम एंड माकुम इज इन अरुणाचल। ऑलराइट, ठीक है, तो अब देख लेते हैं कन्वेंशनल में कोल का क्या है। तो कोल इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है, तो ये काफी नीड्स को फुलफिल करता है। तो इसका देखते हैं लोकेशन कहाँ का है। तो जो लिग्नाइट है ये लो ग्रेड ब्राउन कोल है विच इज सॉफ्ट है, हाई मॉइस्चर कंटेंट है। तो जो प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व है वो नेवेली इन तमिलनाडु में है, या वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होती है। जो कोल है काफी बरीड है, डीप है, एंड जो सब्जेक्टेड टू है इंक्रीज टेम्परेचर उसको बोलते हैं बिट्यूमिनस कोल। तो ये मोस्ट पॉपुलर कोल है कॉमर्शियल यूज के लिए। जो मेटलर्जिकल कोल है हाई ग्रेड वाला, जिसकी स्पेशल वैल्यू है, तो ये एंथ्रासाइट है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला है, जो जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। तो ये 3 तरह के देख लेना, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो इंडिया में जो कोल है ये रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन एजेस हैं, गोंडवाना जो 200 साल से है, और दूसरा देख लेना टर्शी जो आगे का है लेटेस्ट वाला।
तो आगे देखते हैं मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। फिर जो गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैली है, वहां पे भी आपको दिखने को मिलेंगे कोल डिपॉजिट्स। फिर जो टर्शरी, जो लेटेस्ट वाला कोल है, वो आपको मेघालय, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, वही नॉर्थ ईस्ट वाले में मिल जाएगा। तो ये बल्की मटेरियल है, ये लूज वेटिंग है, तो ये देख लेना। ऑन यूज इट इज रिड्यूस टू एश। फिर पेट्रोलियम या मिनरल देख लेते हैं। नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है इंडिया आफ्टर कोल, तो कोल के बाद पेट्रोलियम, तो ये हीट एंड लाइटिंग के लिए है। बाकी देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। जो अबाउट 63% ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इज फ्रॉम मुंबई हाई, 18% आपका गुजरात से है एंड 16% फ्रॉम असम। तो मैप 3 में लोकेशन होगी, तो देख लेना अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात, और असम आपका ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। दिग्बोई, नहरकटिया एंड मोरान हुगरीजन, ये इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं। बाकी नेचुरल गैस देख लेते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, ये इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड फिर यहाँ पे देखते हैं, तो जो नेचुरल गैस है एनवायरमेंट फ्रेंडली है। काफी जो रिजर्व्स हैं ये हमें कृष्णा गोदावरी बेसिन में देखने को मिलेंगे। एंड अलोंग द वेस्ट कोस्ट पे देखना हो तो ऑफ द मुंबई हाई एंड अलाइड फील्ड्स are supplemented by the finds in the Gulf of Kambatya, Gulf of Cambay, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। फिर 1700 किलोमीटर लॉन्ग क्या है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है, ये क्रॉस करती है कंट्री गैस पाइपलाइन, जो कि लिंक करती है आपकी मुंबई हाई एंड बसीन विद द फर्टिलाइजर, पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, यहाँ पे पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की यूजर्स हैं। एंड यूज ऑफ सीएनजी जो है फॉर व्हीकल्स, ये रिप्लेस करेगा लिक्विड फ्यूल्स को। ठीक है, ये तो नॉर्मल फैक्ट है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अब कुछ न्यूक्लियर वाला देख लेते हैं लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो रेड वाला है आपका, सो दैट इज फॉर न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर वाला देखो बहुत ज्यादा रीजन्स नहीं है, 1 2 3 4 5, तो ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। नरोरा आपका यूपी में है ये न्यूक्लियर के लिए। उसके बाद रावत भाटा, तो रावत भाटा इधर राजस्थान में। फिर एक काकरा पार है, काकरा पार आपका गुजरात में है। एंड तारापुर, ये देख लो यहाँ पे महाराष्ट्र। तो और नीचे कर्नाटका में, तो फिर यहाँ पे भी न्यूक्लियर का एक आ गया कायगा। तो ये सिर्फ 5 ही है, इसलिए बहुत अच्छे से पता है। नरोरा, रावत भाटा, काकरा पार, तारापुर, कायगा, और एक इधर साइड पे भी है कलपक्कम। और नॉर्थ ईस्ट में तो ऑब्वियसली कुछ नहीं है। फिर थर्मल देख लेते हैं, थर्मल में तो बहुत सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है देख लो यहाँ पे। अगर आप यूपी में देखोगे तो ये पनकी एंड परीक्षा, पंकी एंड परीक्षा। बिहार में बी से ही है, तो बरौनी याद कर लेना। फिर यहाँ पे रिहांद रिवर है, तो वो भी काफी, रिहांद डैम भी है, तो ये थर्मल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिंगरौली हमने देखा ही था, ये आपका मध्य प्रदेश में है। फिर दुर्गापुर देख लेना, यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रपुरा वाला लोकेशन इंपॉर्टेंट है। कोरबा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इधर साइड गुजरात में देख लेना, गांधीनगर, अहमदाबाद, धुआराम, उकाई है, उकाई भी एक बार पूछा गया है तो इसलिए पता होना चाहिए, उकाई। फिर भुसावल, महाराष्ट्र में देखा जाए तो भुसावल, नासिक, परली, उरान एंड ट्रॉम्बे, तो ट्रॉम्बे है। एंड फिर यहाँ तमिलनाडु में नेवेली, टुटीकोरिन एंड एन्नोर। यहाँ पे भी एक लोकेशन है विजयवाड़ा। बाकी जो तेलंगाना है वहां पे दाम दाम वाला है, डैम या दाम जो भी समझ में याद कर लेना। तो रामागुंडम एंड कोटागुदम, तो दम दम वाले जो हैं आपके तेलंगाना में हैं। ठीक है, सतपुरा है तो नाम से पता चल जाएगा ये एमपी में होगा। और दिल्ली एंड फरीदाबाद। और नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ लोकेशन है, इससे पता होना चाहिए, नामरू एंड बोंगई गांव। तो 2 ही लोकेशन है यहाँ पे, तो नामरू एंड बोंगई गांव, तो ये एक बार देख लेना। बाकी फिर हम लोग कल देख लेंगे एक बार, आई थिंक टाइम भी हो गया है, तो उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। कल फिनिश हो जाएगी ये वाली एनसीईआरटी, एटलीस्ट प्रीलिम्स वाला। तो आज का आई थिंक वी कैन वाइंड अप, कल फिर मॉर्निंग में कर लेंगे सेशन। थैंक यू गाइज।